Hello everyone. Welcome to the session Learn Web Development from Industry Experts. My name is Jyotish Khanna and I am here as a host to train you in web development. यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं. कुछ लोग हमारे पास लोकल भी बैठे हैं और कुछ लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी बैठे हैं. आपका क्या नाम है? निधि. ठीक है. कल का सेशन कैसा रहा? कल जो चीजें हमने बताई, जो चीजें आपने जाके प्रैक्टिकल किया, उन सब चीजों का, सभी चीजों का प्रैक्टिकल किया. घर पे है सिस्टम? अच्छा, तो प्रैक्टिकल कैसे किया आपने? नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लिया था? ठीक है. वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये सेशन है लर्न वेब डेवलपमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. मैं एक बारी सभी की वॉइस अनम्यूट कर रहा हूं. आई जस्ट वांट टू नो कि आप सब लोगों को वॉइस सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? हेलो. हेलो. हाँ जी, क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर. ओके, वेरी गुड. तो ठीक है. जब भी आपको कुछ बीच में पूछना है, वैसे तो हम डाउट सेशन अलग से रखेंगे. वी विल कीप अ सेपरेट डाउट सेशन. आप लोग अपनी वॉइस अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. ठीक है. मैं स्टार्ट कर रहा हूं. आज का सेशन में हम रिपीट करने वाले हैं. जो चीजें हमने कल डिस्कस करी, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मिसिंग थे. सो आई वांट कि हम लोग एक बारी दोबारा से सारा सेशन करें, और ताकि जो लोग कल थे उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, और जो लोग आज नए ज्वाइन करें वो भी हमारे साथ इसी पिच पर फॉलो कर सके. आई एम जस्ट स्टार्टिंग द स्लाइड्स once again. सबसे पहले मैं इस चीज पे हाईलाइट करना चाहता हूं दैट व्हाट इज वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट क्यों की जाती है? वेबसाइट के क्या फायदे हैं? वेबसाइट्स पहली वेबसाइट कब बनी? वेब सर्वर कब बना? थोड़ा सा मैं हिस्ट्री पे हाईलाइट करूंगा. एक बार हमारी हिस्ट्री क्लियर हो जाए तो हमें ये समझ में आता है कि इंटरनेट कैसे काम कर रहा है. उन सब चीजों पे हाईलाइट करूंगा. और इस कोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं और बताना चाहूंगा. ये एक्चुअली ये कोर्स पूरी तरह से इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स रहेगा. हम इसमें कोई भी वो थ्योरेटिकल और उन अप्रोच का यूज नहीं करेंगे जो आपके काम ना आए. ये कोर्स पूरी तरह से इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहेगा. इंडस्ट्री में HTML का कितना यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, वर्डप्रेस कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है. सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, कहीं से भी अगर नॉइस आ रही है तो प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दो. आयो. चलिए मेरी वीडियो नहीं जा रही है. ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰੇ म्यूट ਕੀਤਾ है. So let us start. मैं ये बता रहा था कि इंटरनेट कब
शुरू हुआ, हम वहां से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग समझ सकें कि वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्यों है, वेबसाइट किस तरह से काम करती है, हम उन सब चीजों पे हाईलाइट करना चाहते हैं। तो जैसा कि पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं, टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक्चुअली एक फुल फॉर्म है www की, जो कि हम हर वेबसाइट के पहले लगाते हैं, www.google.com, www.yahoo.com, कोई भी वेबसाइट है उसमें हम ये लगाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है? ये एक जाल है। वेब मींस जाल, जैसे एक मकड़ी जाल बनाती है, मकड़ी के जाल में आपने नोटिस किया होगा हर एज दूसरी एज से कनेक्टेड है, यानी हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसी तरह से इंटरनेट भी ऐसे ही हमारा काम करता है। टिम बर्नर ली ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया नेशनल लेवल पर, सभी को वायर्स के थ्रू आपस में जोड़ दिया। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते थे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट था। मींस द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हमारा वहां से स्टार्ट हुआ। 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब पूरी तरह से पब्लिक के लिए ओपन हो गया और एक फुल फ्लेज फॉर्म में हमारे सामने आ गया। जी 1996 में HTML2 आया, जिसको हम आज के इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं कुछ वॉइस नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बोले नहीं, और अगर आपके माइक्रोफोन्स ऑन है तो उसको म्यूट कर दें। इवन आई एम ट्राइंग टू डिसेबल। यहां से हो जाएगा म्यूट ऑल। यस, ओके, सो वी हैव राइट नाउ 4 पार्टिसिपेंट, 4 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को बाद में ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप लोग सेशंस को रिवाइज कर सकें। चलो, एनीवेज वी आर स्टार्टिंग। 1996 में HTML2 बना और HTML के साथ साथ CSS को भी इंट्रोड्यूस किया गया, यानी उसकी जो स्टाइल शीट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इन सब चीजों को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, HTML क्या है और CSS क्या है, आगे वाले चैप्टर्स में। 1998 में CSS2 को इंप्लीमेंट कर दिया गया इंडिविजुअली, यानी एक अलग स्टाइल शीट के रूप में इसको इंप्लीमेंट किया गया। 2000 में XHTML आया और XHTML को माइक्रोसॉफ्ट ने मानने से मना कर दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट चाहता था कि मेरे इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो फैसिलिटीज दी गई हैं उन्हीं का ही यूज किया जाए। XHTML सेपरेटली उसने मानने से मना कर दिया। 2006 में XHTML पॉपुलर हुआ नहीं और XHTML को बंद कर दिया गया पूरी तरह से। और 2009 में HTML5 यानी एक एडवांस्ड वर्जन HTML का हमारे सामने आया। वो एडवांस्ड वर्जन आज की डेट में हमारा यूज होता है और इसमें बहुत बढ़िया डिजाइन और बहुत सारे अदर फीचर्स। आवाज आपको क्या 2012 में CSS3 आया, ठीक है, यानी CSS का भी एक एडवांस वर्जन आया। हम HTML5 और CSS3 को इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वेबसाइट के स्ट्रक्चर से। बेसिकली 2 तरह की वेबसाइट होती है, वन इज स्टैटिक एंड सेकंड इज डायनामिक। मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा आपको कि स्टैटिक और डायनामिक पेजेस में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक वेबसाइट एक्चुअली एक सिंपल HTML पेज है जिसको जैसा अपलोड किया जाता है वैसा ही उसको देखा जाता है। लेकिन डायनामिक वेबसाइट और जो डायनामिक पेज है उसको जिस रूप में देखा जाता है वैसे ही वो होती नहीं है, बैकएंड उसका अलग होता है। बैकएंड में उसका एक डाटाबेस होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, फीचर्स होते हैं।
लेकिन स्टैटिक वेबसाइट के अंदर किसी भी तरह का कोई फीचर नहीं होता। ठीक है, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देता हूं। The best example of dynamic is facebook.com। facebook.com इसलिए बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि इसमें एक डाटाबेस है, आप पोस्ट कर सकते हैं, आपके सामने बहुत सारे फीचर्स हैं, यानी आपके सामने कुछ कंट्रोल्स रहते हैं, कुछ फैसिलिटीज रहती हैं, एक डाटा रहता है, वो डाटा सर्वर पे अपलोड होता है और वो डाटा रिट्रीव होता है। और ये डायनामिक कैटेगरी में इसलिए रहता है क्योंकि इसके पीछे पूरा एक कोड काम कर रहा है, इसको ऐसा नहीं बनाया गया जैसा दिखता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा कोड लिखा गया, आपके सामने एक सिंपल पेज आ रहा है, लेकिन इस सिंगल पेज के अंदर हर बटन पे एक अलग फंक्शन लगाया गया है। ठीक है, हर बटन कुछ अपने आप में नया कहता है और उसके अंदर एक फैसिलिटी है और एक फंक्शन है, एक कंट्रोल है। सो दिस इज अ डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट के लिए हम गूगल सर्च करते हैं। हाँ, ये कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिनको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। ये बेसिक HTML टेम्पलेट है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, जस्ट कुछ पेजेस हैं और उसमें हम क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उसको हम स्टैटिक कहते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता, एक पेज से दूसरे पेज पर ही जा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखिए आप, जैसे अबाउट पर मैं गया, about.html खुल गया, पैकेजेस पर गया, package.html खुल गया, मार्केटिंग पर गया, marketing.html खुल गया। ये लिंक इंपॉर्टेंट है, HTML वेबसाइट में .html लास्ट में लिखा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहीं से हम डिनोट करते हैं दैट दिस इज अ बेसिक HTML वेबसाइट। जो HTML वेबसाइट है उसमें किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिक और डायनामिक मैंने आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखाए हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज फटाफट ज्वाइन करें, सेशन इज स्टार्टेड। Now let's talk about how these websites work। ये काम कैसे करती हैं। देखिए, किसी भी वेबसाइट को चलाने के लिए एक सर्वर की रिक्वायरमेंट है। वो सर्वर क्या होता है? क्या ये सर्वर कोई बहुत बड़ा होता है, या क्या ये सर्वर किसी बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर को कहते हैं? सर्वर कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। आपका अपना कंप्यूटर सर्वर हो सकता है, आपका अपना घर का राउटर भी सर्वर हो सकता है। ठीक है, आपका एंड्रॉइड फोन भी सर्वर हो सकता है, आपका डेस्कटॉप पीसी भी सर्वर हो सकता है, और हो सकता है कि बहुत बड़ा पीसी भी सर्वर हो सकता है। कोई भी ऐसा कंप्यूटर सर्वर हो सकता है जहां पर इंफॉर्मेशन सेव की गई है और वहां से पब्लिक उसको रिट्रीव कर रही है। एक ऐसा कंप्यूटर जिसको हमने पब्लिक में ओपनली छोड़ दिया है, दैट इज नोन एज सर्वर, उसको हम सर्वर कहते हैं। एक स्टैटिक वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो सर्वर वो है जहां पर ये HTML वेबसाइट बनाकर हमने रखी है, वो हमारा सर्वर है। हम अपने सिस्टम को भी सर्वर बनाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटा सा, हम अपने सिस्टम को सर्वर बनाएंगे और दूसरी लोकेशन से हम उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, दैट इज बहुत वेरी इजी, बहुत आसान है ये चीज करना। तो अल्टीमेटली सर्वर क्या है वो आप सब लोग समझ गए हैं।
कि एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा सिस्टम जिसको पब्लिक एक्सेस कर रही है, जिसको पब्लिक देख रही है, उसको सर्वर कहते हैं। स्टैटिक वेबसाइट के केस में हम अपलोड भी HTML करते हैं, डाउनलोड भी HTML करते हैं, यानी बनाने वाले ने HTML अपलोड करी हुई है, जिस पर्सन ने वेबसाइट बनाई है या जिस पर्सन की वेबसाइट है उसने HTML ही अपलोड की है, और जो आदमी उस वेबसाइट को देख रहा है वो भी HTML ही देख रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई और टेक्नोलॉजी नहीं यूज होती, जस्ट HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इन तीन का कॉम्बिनेशन हम नॉर्मली यूज करते हैं। अगर हम डायनामिक वेब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डायनामिक वेबसाइट में सर्वर पर एक लैंग्वेज में कोडिंग की जाती है, उसके साथ एक डाटाबेस इंटीग्रेट किया जाता है, और प्लस HTML में डिजाइन किया जाता है, यानी तीन चीजें मेनली होती हैं। तो एक डायनामिक वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हम एक कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। जिस कंप्यूटर में हम उसको सेव करते हैं दैट इज नोन एज सर्वर, उसको हम सर्वर कहते हैं। उसके बाद जब पब्लिक उस डाटा को रिट्रीव करती है तो उसके सामने क्या आता है, आप बताएं। जब पब्लिक उस डाटा को रिट्रीव करती है तो उसके सामने क्या आता है, HTML पेज आता है। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनी, ये तीनों चीजें मिलकर HTML में कन्वर्ट होकर पब्लिक को दिखी। जस्ट अ मिनट, मैं एक बारी वॉइस चेक कर रहा हूं। अभी कुछ लोगों का कहना है कि वॉइस नहीं आ रही है। जिन लोगों को वॉइस आ रही है प्लीज रेज हैंड्स। रहमान सर, आपको आ रही है आवाज? जी 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 आवाज आ रही है? जी। ठीक है, अभी भी आ रही है? अगर आ रही है तो हाथ उठाएं। ठीक है, तो आई थिंक वॉइस का तो इशू नहीं है। जहां पर भी वॉइस का इशू है, कुछ लोगों को कहना है कि वॉइस का इशू है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई थिंक वॉइस इज ओके और लोग सुन रहे हैं बड़े गौर से। नाउ अब हम बात कर रहे थे कि सर्वर क्या है और सर्वर पे डाटाबेस पे हम क्या स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर करते हैं और पब्लिक को वापस में क्या मिल रहा है। तो हमने बताया कि नॉर्मली .NET या PHP या अदर लैंग्वेजेस जैसे जावा में कोड लिखा जाता है, या पाइथन, इन लैंग्वेजेस में कोड लिखा जाता है, उसके साथ एक डाटाबेस इंटीग्रेट किया जाता है और प्लस HTML में डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है, आपका क्या नाम है? जितेंद्र। ठीक है, कल के सेशन में थे? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली ये एक नेशनल लेवल का सेशन है तो टाइम पे रहेंगे बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस अपनी स्पीड से चलता जाएगा। ठीक है, हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते।
बहुत सारे लोग हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं और एक बड़ी अच्छी क्वालिटी का सेशन है, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो डॉट नेट एसक्यूएल, डॉट नेट या पीएचपी में हम कोड करते हैं, साथ में एक डाटाबेस इंटीग्रेट करते हैं और साथ में हम एचटीएमएल में डिजाइन करके ये फाइल्स हम सर्वर पे अपलोड करते हैं। वो सर्वर क्या है, आपका अपना कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यूजर को क्या दिख रहा है, यूजर को सामने सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल नजर आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं नजर आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको दिखाया कि फेसबुक जो है, फेसबुक एक डायनामिक वेबसाइट है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है अल्टीमेटली, मैं अगर इस पेज पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करता हूं, तो आप ये देखिए ये HTML लिखा हुआ है, HTML का ही कोड है सारा। किसी भी पेज को, किसी भी वेबसाइट को आप चेक करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ HTML नजर आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं नजर आएगा। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप सब लोग अपने सिस्टम में कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट खोलें, उस पर राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स करें, ठीक है। यानी ये कोड आपको फ्रंट एंड पर नजर आता है, ये कोड डाउनलोड होता है और हमारा ब्राउजर जैसे फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, गूगल क्रोम, जो हमारे ब्राउजर हैं, वो इस कोड को पढ़कर इसको डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं। यानी इंटरनेट से हमारे पास ये कोड डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, समझिए आप लोग। हमारे पास सिर्फ ये कोड डाउनलोड हो रहा है और ये कोड हमारा जो ब्राउजर है, जैसे ये फायरफॉक्स ब्राउजर है, ठीक है, तो ये फायरफॉक्स का काम है इस कोड को रिट्रीव करके डिकोड करेगा और डिकोड करके वो इसको एक डिजाइनिंग फॉर्मेट में आपके सामने दिखाएगा। और किसी वेबसाइट को आप चेक करें, राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स करें, उसमें भी हमें सिंपल बेसिक HTML नजर आ रही है। किसी भी वेबसाइट को आप चेक करेंगे तो बेसिक HTML ही नजर आएगी। तो HTML इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, जो क्लाइंट को नजर आती है, वो सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपने कोई भी क्वेरी डाली, मान लीजिए मैं गूगल करता हूं, मैं जस्ट गूगल ओपन कर रहा हूं, google.com, और मैंने सर्च किया शू मैन्युफैक्चरर। अब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई, ठीक है। गूगल ने क्या किया, गूगल एक डायनामिक वेबसाइट है जिसके डाटाबेस में बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक है, ठीक है। तो गूगल ने क्या किया, मैंने रिक्वेस्ट करी सर्वर से, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और अपने अंदर जो डाटाबेस था उसमें उस क्वेरी को रन किया, ठीक है। फिर सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स दिया और रिस्पॉन्स में मेरे सामने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन आया, ठीक है। मैंने सर्वर से रिक्वेस्ट किया शू मैन्युफैक्चरर, सर्वर ने अपने डाटाबेस में झांका, डाटाबेस में से उसने बहुत सारा डाटा रिट्रीव किया और मेरे सामने उस डाटा को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। डिस्प्ले किस फॉर्मेट में किया, दैट इज HTML। व्यू पेज सोर्स कर लें, HTML के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। HTML और जावा, डॉक टाइप, ये देखिए कोड स्टार्ट हो रहा है, डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML स्टार्ट हुई, ठीक है, फिर हेड, फिर मेटा, जो चीजें हमने कल बताई थी, स्टाइल, ये सारा HTML है और ये जावास्क्रिप्ट है। दो ही चीजें हमारे सामने फ्रंट एंड पे, तीन ही चीजें फ्रंट एंड पे नजर आती हैं, HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS। ये तीन क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं जो हमें नजर आती है, ठीक है। बाकी जो कोडिंग है वो हमें नजर नहीं आती, वो सर्वर पे प्रोसेस होके हमारे पास डाटा इस फॉर्म में डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। ये सारी जावास्क्रिप्ट लिखी है। तो अल्टीमेटली हमारे सामने इन्हीं तीन लैंग्वेजेस का ही कॉम्बिनेशन नजर आता है।
तो अभी हमने बात करी सर्वर साइड, क्लाइंट साइड। सर्वर साइड क्या है? पीएचपी या डॉटनेट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पीएचपी और डॉटनेट को। डॉटनेट नहीं करेंगे, खैर इस कोर्स में पीएचपी करेंगे। और क्लाइंट साइड में हमारे पास HTML और CSS, जिसको हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हम इसको बैकएंड और फ्रंट एंड भी बोलते हैं। कई बार इसको सर्वर साइड, क्लाइंट साइड भी बोला जाता है और बैकएंड और फ्रंट एंड भी बोला जाता है। सर्वर साइड क्या है? डॉटनेट या PHP या ASP, ये लैंग्वेजेस हैं जिसमें वेबसाइट बनाई जाती है, SQL एटसेट्रा, ये सब चीजें हमारी सर्वर साइड है। ब्राउजर साइड यानी क्लाइंट साइड, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये इनकी एक्सटेंशन है, ये हमारे सामने फ्रंट एंड पे डाउनलोड होते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हर चीज को प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेब डिजाइन की 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स। कल भी हमने बात की थी। 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स क्या है? वन इज स्ट्रक्चर, सेकेंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज बिहेवियर। स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड बिहेवियर। एक मकान बनता है, मकान का सबसे पहले क्या होता है? ढांचा खड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ईंट बजरी से हम एक ढांचा तैयार करते हैं उसका, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर। यहां से आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। सो स्ट्रक्चर ये मकान का ढांचा है। ठीक है, सबसे पहले वो तैयार होता है। अब स्ट्रक्चर क्या है? हमारी HTML लैंग्वेज स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसमें हम पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं कि इस पेज में क्या होगा। सबसे पहले HTML लिखा जाता है, बड़ी से बड़ी वेबसाइट का HTML लिखा जाता है सबसे पहले, कि फ्रंट में दिखना क्या चाहिए वो तो समझ में आए। फेसबुक भी बना तो सबसे पहले उसका HTML बना होगा, गूगल भी बना तो सबसे पहले उसका HTML बना होगा कि दिखना क्या है, बनेगा कैसा वो। ठीक है, फिर उसमें कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, हर बटन को एक कंट्रोल दिया जाता है, हर चीज को एक कंट्रोल दिया जाता है बैकएंड पे। तो सबसे पहले HTML बनता है, उस HTML के साथ उसकी प्रेजेंटेशन यानी उसका रंग रोगन, उसको डिजाइन देना, ये सब काम CSS में होता है, जिसको हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बाद प्रेजेंटेशन है, और प्रेजेंटेशन के बाद बिहेवियर है। बिहेवियर यानी वो कंट्रोल काम कैसे करेंगे। ठीक है, अब वापस मैं फेसबुक पे आता हूं और मैं आपको जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल देता हूं। अब ये नोटिफिकेशंस आप देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर छोटा सा 6 है, मोस्ट प्रोबेबली ये जावास्क्रिप्ट में बनाए गए होंगे। मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे कोड पढ़ना पड़ेगा। आई डोंट नो द कोड ऑफ फेसबुक, लेकिन जावा का काम है कंट्रोल्स, छोटे छोटे कंट्रोल्स बनाना। मैं एक जावा का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। बहुत सारे EMI कैलकुलेटर्स हम लोग देखते हैं, 99% EMI कैलकुलेटर्स जावा में बनते हैं। इस चीज को आप चेक कैसे कर सकते हैं? आप अपना इंटरनेट बंद कर दें और फिर देखें क्या ये काम कर रहा है। जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है वो नेट बंद होने के बाद भी काम करेगी, क्योंकि आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गई है। ये जो कैलकुलेटर मैंने आपके सामने खोला, ये कन्फर्म JS में बना, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे वो तुरंत रिफ्लेक्ट करेगी, साथ के साथ उसका एक आउटपुट आया है। अगर आप इंटरनेट भी बंद कर देंगे तब भी ये वैल्यू जनरेट होगी, यानी सर्वर से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इसका जो पूरा कोड है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है, वो आपके सिस्टम से ही काम कर रहा है, यानी प्रोसेसिंग किसकी यूज हो रही है? आपके कंप्यूटर की, ना कि सर्वर की। ठीक है, यहां समझना पड़ेगा, दो चीजें हैं, एक आपका कंप्यूटर जिसको हम क्लाइंट साइड बोलते हैं,
एक सर्वर जहां पे ये वेबसाइट एक्चुअल पड़ी है, EMICalculator.net जिस जगह पड़ी है वो सर्वर है, वो भी हम चेक कर सकते हैं कहां पड़ी है, उसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं। उसके लिए हम आईपी एड्रेस ट्रैक करेंगे। ये मेरा आईपी है, यानी क्लाइंट का, ठीक है। लेकिन किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस भी आप देख सकते हैं और वहां से आप उसकी लोकेशन पता लगा सकते हैं। उसके लिए हम आईपी लुकअप टूल पर जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं EMICalculator.net की। EMICalculator.net का हम हुइस चेक करेंगे, huis.com। हुइस इसके डिटेल्ड डीएनएस हमें नजर आने चाहिए। यहाँ पर डीएनएस इंफॉर्मेशन हाइड की गई है आई थिंक। हाँ, स्टेट कर्नाटका, कर्नाटका में है सर्वर ये, ठीक है। कई बार हमें आईपी एड्रेस मिल जाती है और फिर आईपी एड्रेस से हम आईपी एड्रेस लुकअप करके उसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। हुइस चेकअप की एक और साइट है who.is, वहां से हमें डिटेल्ड डीएनएस इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डीएनएस रिकॉर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां देखें आपको आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा। ये आईपी एड्रेस है 13.127.237.33। ये सर्वर की लोकेशन है, ध्यान रखना, ठीक है, सर्वर की लोकेशन है उस। अब ये जो आईपी एड्रेस है कहां का है वो हम आईपी लुकअप में चेक कर सकते हैं। ये एक्चुअली मुंबई का सर्वर है, महाराष्ट्र, ठीक है। और वहां पे इंटरनेट सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? Amazon डाटा सर्विसेज इंडिया, इसका इंटरनेट चल रहा है वहां पर, ठीक है। यानी अब आप पूरा समझ गए, आपका आईपी एड्रेस ये है 103.87.24.166। आप चेक करेंगे तो आपकी लोकेशन आ जाएगी। यही लोकेशन है, क्लोज लोकेशन लेता है, एग्जैक्ट तो नहीं लेता, लेकिन जहां पे टावर लगा है वो लोकेशन आपके सामने आ गई। ये हमारी अपनी लोकेशन है जहां हम बैठे हैं, सिटी यमुनानगर, ठीक है। जहां से ये इंटरनेट सर्विस हमें मिल रही है उसकी लोकेशन है। और हम कनेक्ट किसको कर रहे हैं? हम मुंबई के एक सर्वर पे कुछ डाटा पड़ा है, हम उसको रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो। उस डाटा का आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा हुइस चेकअप से, और उस आईपी एड्रेस से उसकी लोकेशन आप निकाल सकते हैं आईपी एड्रेस लुकअप से, ठीक है। तो आपको पूरा ट्रैक हो सकता है कि कौन सी चीज कहां पड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे जस्ट बिहेवियर की। जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कौन सा बटन और कौन सा कंट्रोल कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो वो बिहेवियर जावास्क्रिप्ट में बनाए जाते हैं। अब कई बार आप देखते हैं किसी बटन के ऊपर आप आइकन ले गए और कुछ बड़े अच्छे से एनिमेशन जनरेट होती है वहां पर। वो एनिमेशन के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो सीएसएस में भी हम थोड़ी बहुत एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लेवल की जो एनिमेशन है वो जावास्क्रिप्ट में की जाती है, ठीक है। या कई बार इमेजेस अपने आप चेंज हो रही होती हैं। एक इमेज आई
उसके 3 सेकंड बाद अगली इमेज आ गई, देखा है कई बारी, उसके 3 सेकंड बाद फिर अगली इमेज आ गई। वो सब कंट्रोल्स जो हैं जावा में बनाए जाते हैं, यानी सारी इमेजेस आपके सिस्टम में पहले ही डाउनलोड हो जाती हैं। ठीक है, हमारी अपनी स्मार्टो सिस्टम्स की वेबसाइट पर भी ये चीज लगी है। अब ये जो स्लाइडर बना है ये जावा में बना है, जावास्क्रिप्ट का काम है। ये 2 इमेजेस हैं जो बार बार चेंज होती हैं, ये सर्वर से नहीं आ रही, या आपके सिस्टम में सेव हो चुकी हैं दोनों इमेजेस। व्यू पेज सोर्स करेंगे तो यहां पर आपको दोनों इमेजेस के पाथ मिल जाएंगे पहले से ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन एंड बिहेवियर। एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाता है, सीएसएस प्रेजेंटेशन देती है, और जावास्क्रिप्ट उसके बिहेवियर को डिसाइड करता है। ठीक है, और जो बैकएंड का सारा काम है वो .NET, PHP, MySQL, पाइथन और बड़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें बैकएंड का काम होता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ HTML। ये हमें HTML का कोड नजर आ रहा है। दिस इज इट्स, क्या है ये, क्या है ये, प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये HTML का कोड है, ये हमारी प्रेजेंटेशन है उसकी कि मोबाइल में ऐसा दिखना है, और ये उसका डेस्कटॉप का प्रेजेंटेशन है कि डेस्कटॉप में ऐसा दिखना है। ठीक है, ये मोबाइल व्यू है और ये डेस्कटॉप व्यू है। सो दिस इज प्रेजेंटेशन। ठीक है, जावा दिखाई नहीं जा सकती, जावा आप महसूस करेंगे, बिहेवियर है। ठीक है ना, बिहेवियर कभी देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। वो कंट्रोल्स हैं जिसको आप यूज करके ही आइडेंटिफाई करेंगे दैट दिस इज जावा। सो लेट अस स्टार्ट द HTML इन डिटेल। ठीक है, अब हमारा सेशन पूरी तरह से HTML पर बेस्ड होने वाला है। So what is the full form of HTML? Hypertext Markup Language। तो hypertext का मतलब क्या है? Actually hypertext markup language दो चीजों से मिलकर बना है। One is hypertext and second is markup language. Hypertext is actually the text displayed on a computer। कंप्यूटर पे जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, और डिवाइस दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू अदर टेक्स्ट थ्रू लिंक्स। एक्चुअली हाइपरटेक्स्ट का मतलब है एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करना। HTML में सारा काम लिंकिंग का है। ठीक है, हमने एक वेबसाइट देखी थी, होम पर गए, अबाउट अस पे गए, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पर गए, तो वो हाइपरटेक्स्ट है। सो दिस इज हाइपरटेक्स्ट। एक लिंक, फिर उससे दूसरा लिंक कनेक्टेड है, उससे तीसरा लिंक कनेक्टेड है, फुल इंडेक्स से अबाउट कनेक्टेड है, अबाउट से कॉन्टैक्ट कनेक्टेड है, सारे के सारे लिंक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दिस इज हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। एंड व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? ये समझ गया आगे, सारे पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। So this is hypertext, and markup language is computer language that defines the structure and presentation of raw text। raw text को एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना, एक ऐसी लैंग्वेज जिसके द्वारा हम स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन, यानी ढांचा हमें दिखने लग गया, बिल्डिंग हमें नजर आने लग गई, ईंट और बजरी हमने लगाई, सीमेंट लगाया, लेकिन हमें दिख तो बिल्डिंग रही है। अब हमें वो नहीं दिख रहा कि एक ईंटें लगी हुई है या सीमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो उस रॉ टेक्स्ट को, रॉ मटेरियल को उठा के स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन का रूप देना, दैट इज मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। बहुत सारे टैग्स हम इसमें यूज करते हैं, जैसे HTML, div, span, strong, bold, italic, emphasis, बहुत सारे टैग्स हैं जो हम यूज करते हैं।
एंड द पर्पस ऑफ द टैग इज टू ग्रुप एंड डिस्क्राइब पेज कंटेंट। इन टैग को हम क्यों यूज करते हैं? ताकि पेज के कंटेंट को हम ग्रुप कर सके और उसको डिस्क्राइब कर सके। In HTML, the computer can interpret raw text that is wrapped in HTML elements. कंप्यूटर जो है रॉ टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है और उसको एक बिल्डिंग का रूप देता है, ठीक है ना। हमारे सामने एक लेआउट तैयार हो जाता है। अब वो किस तरह से होते हैं? टैग्स हमारे किस तरह से होते हैं? सबसे पहले लेस देन एरो का साइन, उसके बाद हम बीच में अपना टैग लिखते हैं, फिर ग्रेटर देन एरो, उसके बाद हम कंटेंट लिखते हैं। और इसमें दो तरह के होते हैं, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, ठीक है। ओपनिंग टैग इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ओपनिंग टैग इस फॉर्म में लिखा जाता है, और क्लोजिंग टैग में ये स्लैश का साइन लगता है, दिस इज क्लोजिंग टैग, ठीक है। स्लैश के बाद हम उसको बंद करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज अगर ना होती तो हमें टेक्स्ट कुछ इस तरह का नजर आता, यानी एक ही जैसा सारा। ये मार्कअप लैंग्वेज का कमाल है कि हमें टेक्स्ट, ये मार्कअप लैंग्वेज लगी इस फॉर्म में नजर आने लग गया, ठीक है। यानी कुछ टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो गया, कुछ इटैलिक हो गया, सभी पे अलग अलग स्टाइल्स हमने इंप्लीमेंट करे। तो मार्कअप लैंग्वेज के बगैर हमें ये फॉर्म नजर आएगी, मार्कअप लैंग्वेज के साथ हमें बहुत ही रिफाइंड फॉर्म नजर आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं HTML में बेसिक टैग्स की, जैसे डॉक टाइप, हेड एंड बॉडी। ये हमारे बेसिक टैग्स हैं, जिनसे हम शुरुआत करते हैं एक HTML पेज की। कोई भी HTML स्टार्ट करने से पहले हम एक्सक्लामेशन डॉक टाइप स्पेस HTML लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ये डिनोट करता है कि इस पेज में HTML5 का यूज किया गया, ठीक है। HTML5 को रिप्रेजेंट करता है ये टैग एक्चुअली। आप किसी भी पेज को, जो भी आज तक वेबसाइट बनी हुई है, किसी का भी पेज सोर्स अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए डॉक टाइप HTML, ठीक है। आप किसी को भी चेक करेंगे तो उसमें आपको पहला जो अक्षर नजर आएगा वो डॉक टाइप HTML ही नजर आएगा, ठीक है। ये लिखा जाता है ये डिनोट करने के लिए कि इसमें HTML5 का यूज किया गया, ठीक है। अगर नहीं लगाते इसको तो ब्राउजर ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये HTML4 या उससे प्रीवियस में बनाई गई है, ठीक है। HTML स्टार्ट कैसे की जाती है? कोई भी जो पहला टैग है हम HTML से स्टार्ट करते हैं और सबसे लास्ट में HTML में फिनिश करते हैं। अब ये देखिए HTML में स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये एट्रीब्यूट लगाए गए हैं, उसके बाद इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट क्या है, इसको छोड़ दीजिए अभी आप। अभी जस्ट इतने को फोकस करें कि लेस देन एरो का साइन, देन HTML, ठीक है। ये बीच में एट्रीब्यूट्स लगाए जाते हैं। और सबसे लास्ट अगर देखेंगे इस पेज का तो उसमें भी आपको /HTML पर फिनिश नजर आएगा। ये देखिए ये /HTML पर ये पेज खत्म हो गया, ठीक है। तो यानी स्टार्ट हमने यहीं से करना है और फिनिश हमने यहां पर करना है /HTML पे। तो ये बेसिक चीज क्लियर होगी, ओपनिंग टैग कैसे लगना है और क्लोजिंग टैग कैसे लगना है। HTML के अंदर हम हेड टैग लगाते हैं और हेड में हम मेन इंफॉर्मेशन देते हैं। इसको हम अभी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिकल करके दोबारा से दिखाएंगे आपको, ठीक है। हेड टैग एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वेबसाइट का हेड है, यानी हेड क्या होता है? सिर आपका, ठीक है, सबसे ऊपर लगाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस हेड टैग के अंदर होती है, वेबसाइट से रिलेटेड, फ्रंट एंड से रिलेटेड नहीं, ठीक है। The head element contains special element that instruct the browser where to find style sheet. Information क्या क्या है, जैसे कि स्टाइल शीट कहां पर है
मेटा इंफॉर्मेशन क्या है, वो मेटा को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेड के बाद बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी में हम मेनली कंटेंट डालते हैं, जितना भी कंटेंट है, आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई मेन्यू बनाना है, कोई इमेज लगानी है, जो भी करना है वो सब आप बॉडी के अंदर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेड लगेगा, फिर बॉडी लगेगी, और बॉडी के अंदर ही सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप डालेंगे। तो अब स्ट्रक्चर ये बन गया, HTML आपने स्टार्ट करी, वो फिनिश हो गई, सबसे लास्ट में हेड स्टार्ट किया, फिनिश हुआ, हेड के बाद बॉडी स्टार्ट हुई, फिनिश हुई। ठीक है ना। जब एक टैग के अंदर हम दूसरा टैग लगाते हैं, यानी उसको फिनिश किए बगैर हम एक और स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं नेस्टिंग। ठीक है, हेड हमने स्टार्ट किया, फिनिश कर दिया, बॉडी स्टार्ट करी, फिनिश कर दी, लेकिन HTML के अंदर ही हमने ये दोनों लगाए। सो दिस इज नोन एज नेस्टिंग। जैसे घोंसला बनता ना, एक दूसरे के अंदर फंस के चलता, दैट इज नोन एज नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला टॉपिक वही है, नेस्टिंग। द यूज ऑफ फर्स्ट 3 टैग्स HTML, head and body introduces an important concept, nesting, which is when tag wrap each other, जब एक दूसरे को हम रैप कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं पूरी तरह से। ठीक है, नेस्टिंग करने का तरीका यह है कि आप 2 स्पेस जरूर दें। ठीक है, ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो जाए कि कहां नेस्टिंग है। ठीक है, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नेस्टिंग करें या ना करें, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, नेस्टिंग कह रहा हूं, स्पेस दे या ना दे, कंप्यूटर को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप 2 स्पेस दे देंगे, जैसे ये HTML शुरू किया गया यहां पर, अब ये देखो, ये थोड़ा सा स्पेस देके अगला टैग शुरू किया गया, ये स्पेस जनरेट किया गया। ठीक है, अब ये दोनों एक ही लेवल पर है, हेड स्टार्ट होके खत्म हो गया, इसलिए बॉडी जस्ट उसके नीचे बनाई गई है। ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर H1 लगाया गया है, तो हमने 2 स्पेस फिर से दिए। या तो हम 2 स्पेस देते हैं या हम टैब प्रेस कर देते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। टैब प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दिया जाता है, दोनों ही जनरली एक्सेप्टेड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि HTML में बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं जिनमें पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशन होता है। पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशन कैसे, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, अकेला नहीं काम कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अभी हम अगला एग्जाम्पल करेंगे, टेबल और लिस्ट्स, ये पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन के एग्जाम्पल है। इसको भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि पेरेंट और चिल्ड्रन क्यों कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। पहले अब हम कुछ पहले मेन एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं, उसी के अंदर वो पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन वगैरह सब हम उसी के अंदर ही करेंगे। सबसे पहले आते हैं बॉडी एलिमेंट्स, यानी बॉडी कैसे बन रही है, बॉडी के अंदर हमने क्या क्या लगाना है। यहाँ पे मैं नोटपैड++ खोल लेता हूं। ध्यान रखो कि HTML की प्रैक्टिस आप वैसे तो हम सिंपल नोटपैड में भी कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई भी टेक्स्ट एडिटर चाहिए, वो एक सिंपल नोटपैड हो सकता है या कोई स्पेशल टूल हो सकता है। ठीक है, अगर आप नोटपैड यूज कर रहे हैं तो सिंपली आप लिखें HTML और इस टैग को बंद कर दें /HTML, और इसके बीच में आप जो भी अदर टैग्स लेना चाहते हैं /head body /body, इस तरह से लिखें। फाइल सेव एज करें, उसको ध्यान रखें, सेव एज करके कोई भी नाम दें। मैं डेस्कटॉप पे इसको डाल देता हूं, HTML क्लास 2। उसके बाद .html लिखना जरूरी है। ये 4 लेटर अगर लिखेंगे तभी वो टेक्स्ट HTML में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
ठीक है। तो .html लिखना उसके बाद मैंडेटरी है। जैसे ही आप इतना काम करते हैं तो ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली HTML class 2.html आप देखें फायरफॉक्स का सिंबल आ गया है इसमें, यानी ये फाइल ब्राउजर में ओपन होगी। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है, लेकिन मैं ये तरीका रिकमेंड नहीं करता। द रीजन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग्स में दिक्कत रहती है। बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं जो एज इट इज आपको लगाने होंगे, स्पेलिंग याद करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए ब्लॉक कोट है BLOCKQUOTE, अब आपने QUOTE की बजाय QOTE लगा दिया, गलती हो जाएगी। इट्स बेटर कि कोई आप HTML एडिटर यूज करें। द बेस्ट वन इन माई नॉलेज इज Notepad++ एंड सेकंड इज Sublime Text। ठीक है, मैं दोनों ही दिखा देता हूँ, दोनों ही डाउनलोड करने फ्री हैं। Notepad++ इज वन ऑफ द बेस्ट। आप इस टूल को डाउनलोड कर लें, छोटा सा टूल है जिसमें आपके काम बड़े आसान हो जाएंगे। HTML की प्रैक्टिस करना, उसके फाइल्स बनाना, दैट इज वेरी इजी इन दिस टूल, क्योंकि इसमें स्पेलिंग्स का झंझट नहीं है। आप थोड़ा सा लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे तो वो सजेशंस देना स्टार्ट कर देगा, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, उनको आपस में इंटरलिंक भी कर देगा ये। और दूसरा जो मैं बता रहा हूं, सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज करते हैं, बोथ आर गुड। नोट कर लें इन दोनों को। अब मैं Notepad++ खोल लेता हूं। So let us start. हाँ कर लो। तो पहला काम क्या करना है अपने को, डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये किस चीज का सिंबल है, HTML5 का। लेकिन अभी हम बेसिक HTML लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम इस चीज को लिखें, हम इस चीज को भी अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सेक मैं अभी नहीं यूज करता, अभी मैं सिंपल HTML से स्टार्ट करता हूं और /HTML पर फिनिश कर देता हूं। ये चीज ध्यान रखें कि ओपनिंग टैग के साथ ही क्लोजिंग टैग लगा दें, अदरवाइज कंफ्यूजन बनी रहेगी। ठीक है, अगर आप साथ के साथ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा मैं बताता हूं, कंफ्यूजन बहुत रहेगी, क्योंकि क्लोज करना मैंडेटरी है। अब मान लीजिए आपने HTML स्टार्ट किया, फिर आपने बॉडी स्टार्ट किया, सॉरी हेड स्टार्ट किया, फिर आपने बॉडी स्टार्ट कर लिया। अब फिनिश क्या क्या करना है आप कंफ्यूज है। हो सकता है हेड आप बॉडी के बाद फिनिश कर दें। ठीक है, उसके बाद आप HTML फिनिश कर दें और उसके बाद आप बॉडी फिनिश कर दें। अब ये सब उलट पुलट हो गया। ठीक है, इट्स बेटर, जनरल प्रैक्टिस यही है कि जो टैग आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको उसी टाइम में फिनिश कर दें। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। आप HTML स्टार्ट करेंगे और उसको वहीं पर ही खत्म करें, /HTML। किसी भी तरह की कंफ्यूजन से बचें। आपको पता है HTML टैग जो है सबसे लास्ट में क्लोज होना है, उसको सबसे लास्ट में पहले ही क्लोज करें। अदरवाइज क्या होता है कि 50 टैग आपने लगा दिए, सबसे लास्ट में क्लोज कौन सा करना है। ठीक है ना, छोटे से डॉक्यूमेंट में तो आप पहचान सकते हैं,
मान लीजिए एक पेज का डॉक्यूमेंट आप पहचान जाएंगे, पहले ये ओपन किया था, ठीक है, इसको सबसे लास्ट में बंद करना है, फिर ये ओपन किया था, इसको सबसे लास्ट में बंद करना है। अगर 50 पेज का डॉक्यूमेंट आपने लिखा है, ठीक है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आपने लिख दिया, नेस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो लास्ट में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्लोज कौन कौन सा करना है? क्या वापस जाएंगे, एक एक को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्लोज हुआ या नहीं हुआ, ये क्लोज हुआ या नहीं हुआ? उससे दिक्कत आपको होगी। दिक्कत क्या होगी कि जो बिल्डिंग का ढांचा है वो बड़ा उलट पुलट आपको नजर आने लगेगा। स्ट्रक्चर फ्रंट एंड पे जब आप ब्राउजर में खोलेंगे तो बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगा, ठीक है। सो HTML हमने स्टार्ट किया, इसको पहले ही फिनिश कर दिया। उसके बाद एक स्टेप ऊपर जाके हम अगला कोड लिखते हैं, दैट इज हेड। हेड लगाना तो है ही, स्लैश हेड, क्लोजिंग पहले डाल दो, ठीक है, बॉडी स्लैश बॉडी। अब देखो HTML नोटपैड प्लस प्लस का फायदा ये है कि ये स्पेलिंग की सजेशंस आपको देता है। मान लो BOD लिखा तो इसने नीचे ही सजेशन दे दिया BODY, यू आर गेटिंग द सजेशंस, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करना है आपको, 2 स्पेस देने हैं, ये नेस्टेड है, ध्यान रखना, ठीक है ना। HTML को फिनिश करने से पहले ही अगला टैग आपने ओपन किया, इट मींस ये नेस्टेड है, थोड़ा स्पेस दो, पहचान रहेगी आपको, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी। अभी भी इसमें नोटपैड प्लस प्लस में सारे फीचर्स हाईलाइट नहीं हुए हैं HTML से रिलेटेड, रीजन क्योंकि हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। सेव एज, अभी आप डिफरेंस देखना, अभी यहां पर एक तो ना तो इनके कलर्स चेंज हुए हैं, ना इनके आगे कोई प्लस का साइन हुआ है। जैसे ही मैं इसको सेव एज करता हूं और सेव एज करके एक नाम देता हूं HTML क्लास 2, अगेन मैं उसी फाइल को ही रिप्लेस कर रहा हूं .html एंड सेव, यस। अब देखिए क्या डिफरेंस आ गया, ये सारे ब्लू हो गए हैं। ओपनिंग टैग पे मैं क्लिक करता हूं तो उससे रिलेटेड क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। क्लोजिंग पे क्लिक करता हूं तो उससे रिलेटेड ओपनिंग टैग ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया, ठीक है। हेड पे मैंने टिक किया तो उससे रिलेटेड क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। प्लस इसने ग्रुपिंग कर दी है, ठीक है, ये माइनस का साइन है, ये पूरे हम इस टैग को बंद करना चाहें, नेस्टेड टैग को, पूरे नेस्टेड टैग को बंद करना चाहें तो मैं बंद कर सकता हूं, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग करके दिखाता है। तो अब हम बॉडी एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बॉडी एलिमेंट में पहला बॉडी एलिमेंट है H1 से लेकर H6। क्या होते हैं H1 से H6? MS वर्ड जानते हैं सब, काम किया MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक है। इसको समझाने के लिए मैं MS वर्ड में ही आ जाता हूं। सबसे पहले MS वर्ड में भी ये सब चीजें हैं। ये देखिए, ये हेडिंग 1 है, जैसे ही मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और उस पर हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया तो लेफ्ट साइड नेविगेशन में वो हेडिंग हाईलाइट हो जाती है। उसके बाद मैं अगर कुछ टेक्स्ट डाल देता हूं वो नहीं हाईलाइट होगा, लेकिन अगर कोई हेडिंग है वो अलग से हाईलाइट होती है लेफ्ट साइड में, ठीक है। यानी MS वर्ड आइडेंटिफाई करता है कि ये एक मेन हेडिंग है, इस सब्जेक्ट की, इस न्यूज की, इस टाइटल की, ये मेन हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग आपकी बुक्स में होती है, ठीक है। बुक का जो टाइटल है, जो मेन टाइटल है, वो नॉर्मली हेडिंग 1 में हम उसको लिखें क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर जो चैप्टर का नाम है उसको हम हेडिंग 2 में डालें, उस चैप्टर के अंदर जो यूनिट का नाम है उसको हेडिंग 3 में डालें, ठीक है। उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसको हम हेडिंग 4 में डालें, ठीक है। यानी उनके जो मेन मेन नाम है उसको हम अगर इस तरह से करते हैं, अब देखिए मान लीजिए हेडिंग 1 है
अब मैं हेडिंग 2 दिखाता हूँ, नेम ऑफ चैप्टर। इसको मैं हेडिंग 2 कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ राइट साइड में लग गई है। मेन बुक नेम लेफ्ट साइड आ रहा है, नेम ऑफ चैप्टर थोड़ा सा राइट साइड आ रहा है, यानी एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर टॉपिक का नाम है मान लीजिए कोई, वो हम हेडिंग 3 बना देंगे, वो उसके भी नीचे लग गया। फिर उसके आगे कोई मेन हेडिंग फिर से आया, अगर इसको मैं हेडिंग 2 बना देता हूं तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड लग गया, और हेडिंग 1 बना देता हूं तो बिल्कुल लेफ्ट साइड लग गया, और इसका साइज भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये ब्राउजर प्रोस्पेक्ट से है, सर्च इंजन प्रोस्पेक्ट से है कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस कितनी है, उसकी जितनी इंपॉर्टेंस है हम उसको उतना बड़ा हेडिंग देते हैं। जो सबसे मेन चीज है उसको हम हेडिंग 1 में लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग्स के एग्जांपल दिखाता हूं अब मैं आपको, यूज कैसे करना है। नॉर्मली बॉडी के अंदर ही हेडिंग्स लगाई जाती है। अब बॉडी ओपन कर दी मैंने, क्लोज भी कर दी, पहले ही बीच में एक स्पेस बनाया, यहाँ पे मैं 2 स्पेस देता हूं, डबल स्पेस और लिखता हूं H1 स्लैश H। ऑटोमेटिकली इसने एग्जाम्पल दे दिया मुझे रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, H1 पे क्लिक किया, यहां पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूं जिसको भी मुझे हाईलाइट कराना है। कंट्रोल S, सेव कर लूंगा इस नोटपैड की फाइल को। सेव करके अब मैं इस फाइल को जो मैंने बनाई है HTML क्लास 2 के नाम से, इसको ओपन करूंगा ब्राउजर में। ठीक है, अब ये फाइल ओपन हो गई है। अब देखिए हेडिंग 1, अभी मैंने टेक्स्ट लिखा है, बड़ा बड़ा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, H1 हेडिंग 1 बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। देखने में इनके साइज में डिफरेंस आता चला जाएगा। H2 हेडिंग 2 स्लैश H2, H3 हेडिंग 3 स्लैश H3, H4 हेडिंग 4 स्लैश H4, H5 हेडिंग 5 स्लैश H5, H6 हेडिंग 6। 6 तक होती है हेडिंग। ठीक है, HTML में 6 हेडिंग होती है टोटल, यानी 6 लेवल तक हम जा सकते हैं। इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं HTML क्लास 2 वाले को। अभी देखिए टेक्स्ट साइज में डिफरेंस आ रहा है। हेडिंग 1 सबसे बड़ा, हेडिंग 2 उससे छोटा, हेडिंग 3 उससे भी छोटा, छोटा छोटा और छोटा। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, गूगल में जब हम कुछ सर्च करते हैं, इंपॉर्टेंस किस सेंस में बात कर रहा हूं वो बताता हूं आपको। गूगल में जब हम कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप शू मैन्युफैक्चरर सर्च करते हैं, तो कुछ भी आप सर्च करते हैं तो ये टाइटल्स आपको नजर आते हैं। ये 2 ही जगह से लिए जाते हैं, या तो हेडिंग टैग से या मेटा टैग से। ठीक है ना, 2 भी नहीं 3 जगह से नॉर्मली लिए जाते हैं। 1 इज हेडिंग, सेकंड मेटा एंड थर्ड इज टाइटल टैग। 3 जगह से ही लिए जाते हैं। H1 में अगर कुछ लिखा है तो उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, यहां पर ये टाइटल टैग से आ रहा है, शूज एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया। ऊपर टाइटल में भी यही लिखा है, पर नॉर्मली हेडिंग से भी
ली जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर कोई चीज H1 में लिखी है, ये H3 है, देखिए इसमें H1 में कुछ भी नहीं लिखा, H3, ठीक है ना। लेकिन H1 में अगर कुछ लिखा होगा उसको डेफिनेटली गूगल वेटेज देता है। ठीक है, ये आगे हम अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो उसमें इन चीजों पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज रहता है कि हेडिंग्स क्या हैं, टाइटल्स क्या हैं, मेटास क्या हैं। ठीक है, दैट इज अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। तो क्लियर है H1 से H6। आगे हम बात करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ क्यों बनाया जाता है, डॉक्यूमेंट में हम पैराग्राफ क्यों बनाते हैं। पैराग्राफ है एक चीज, एक बात खत्म हुई उसके बाद हम एक बड़ा सा एंटर लगाते हैं, एक स्पेस छोड़कर अगला पैराग्राफ बनाते हैं, यही होता है पैराग्राफ। ठीक है ना, पैराग्राफ जब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है तो बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस होता है, नॉर्मल लाइन स्पेस के अलावा भी एक्स्ट्रा स्पेस होता है। ठीक इसी तरह से HTML में अब हम पैराग्राफ बनाते हैं। P, पैराग्राफ के लिए P से स्टार्ट करेंगे, /P। ठीक है, टेक्स्ट में MS वर्ड से कॉपी कर लेता हूं कुछ, रैंडम टेक्स्ट MS वर्ड में लाने के लिए हम =RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक रैंडम सा टेक्स्ट मुझे प्रोवाइड कर देता है जिसको हम कई जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक ही पैराग्राफ में सारे को डाल दिया, क्या मैंने सही किया? बताइए, क्या मैंने सही किया? सारा मैंने एक ही पैराग्राफ में डाल दिया। यहां पर देखिए ये सारे अलग अलग पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ हैं, और यहां मैंने क्या किया, एक ही पैराग्राफ में डाल दिया। एक पैरा स्टार्ट किया और दूसरा उसी को ही फिनिश कर दिया, यहां स्टार्ट हुआ यहां फिनिश हो गया। अगर ये ग्रुप देखेंगे आप इस पैराग्राफ का, इसको मैंने क्लोज किया तो पूरे को ग्रुप को इकट्ठा दिखा दिया इसने। ठीक है, चलिए अब मैं इसका सिग्निफिकेंस दिखाता हूं, इसको मैं Ctrl+S करता हूं, सेव कर दिया। ठीक है, सेव करके अब हम इसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए क्या हो गया, ये सारा मिक्स हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी एक पैराग्राफ जहां स्टार्ट हो रहा है और जहां फिनिश हो रहा है वहां पर हम उस पैराग्राफ को खत्म करेंगे, /P यहां पर भी लगाएंगे। ठीक है, P एंड देन /P। अब देखिए क्या होता है, अलग अलग बन गया पैराग्राफ। ठीक है, ये यहां पर खत्म हुआ, उसके बाद एक्स्ट्रा लाइन का स्पेस आया, फिर अगला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, चीजें हमारे सामने क्लैरिटी से आ गई। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैराग्राफ टैग। जब आपको उसको एज अ पैराग्राफ हाईलाइट करना है तो आप प्रॉपर P स्टार्ट करते हैं और P फिनिश करते हैं। ठीक है, अगला टैग है हमारे पास BR। ठीक है, BR टैग, BR स्टैंड फॉर ब्रेक। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती। अब यहां पे मैं इस एक चीज और बताता हूं आपको, एक्चुअली टैग भी हमारे दो प्रकार के हैं। एक हम क्लासिफाई करते हैं ऐसे टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, और एक ऐसे टैग होते हैं जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल HTML टैग है, इट हैज ए ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग। ठीक है, बॉडी टैग है, इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग है।
ओपनिंग और क्लोजिंग उस पर्टिकुलर टैग की देनी जरूरी है जिसके बीच में कंटेंट लिखा जाता है। जैसे HTML के बीच में कुछ और लिखा जाएगा, इसलिए एक जगह ओपन होगा, एक जगह क्लोज होगा। ठीक है, बॉडी के बीच में भी कुछ लिखा जाएगा, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग है। पैराग्राफ के बीच में भी कुछ लिखा जाएगा, इसलिए इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है। अब हम बात करते हैं ब्रेक की। ब्रेक यानी एक एक्स्ट्रा लाइन, सिंपल, उसके बीच में कुछ लिखना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्या लिखेंगे उसके बीच में, लिख ही नहीं सकते। तो जो ब्रेक टैग है उसको हम BR स्पेस स्लैश इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, लिखने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि आप BR लगा के उसको वहीं के वहीं क्लोज कर दें, ये भी सही तरीका है, गलत नहीं है। ठीक है, या खाली BR लगा दें, वो भी एक्सेप्ट है, चल जाएगा। या BR के बाद तुरंत स्लैश लगा दें, सारे एक्सेप्टेड हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का फंडा नहीं है उसको आप इस तरह से लिखेंगे, ज्यादा बेटर है। ये इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है, सर्च इंजन एक्सेप्ट करते हैं, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, इसी तरह से इमेज का टैग होता है। फोटो जब हमने लगानी होती है तो उसके लिए IMG टैग यूज करते हैं, IMG। ठीक है, इस तरह से हम फोटो लगाते हैं, लेकिन इसके बीच में तो कुछ नहीं लिखना हमने। इमेज में क्या लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते, कोई और टैग भी नहीं लगा सकते, टेबल भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको भी हम इसी तरह से करते हैं। ठीक है, या करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, /IMG, ये भी एक्सेप्टेड है, दोनों ही एक्सेप्टेड है। ठीक है, लेकिन जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, द बेस्ट वे इज दिस, क्योंकि ये टाइम सेविंग भी है। ठीक है ना, आ जाइए वापस उसी पे आ जाते हैं। ये इतना टेक्स्ट अभी हमने पैराग्राफ में नहीं डिवाइड किया। ये देखिए, ये इतना टेक्स्ट कंबाइंड है। ठीक है, यहां पर मैं BR लगाता हूं, BR, Ctrl+S, सेव किया। अब ये देखिए, ये अगली लाइन में शिफ्ट हो गया। BR और पैराग्राफ में फर्क है, BR एक स्पेस देगा, एक एंटर देगा। ठीक है, पैराग्राफ उसको एज अ पैराग्राफ ही डिनोट करता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर के पास भी इंफॉर्मेशन जाती है कि ये एक पैराग्राफ है, लेकिन यहां पर कंप्यूटर के पास ये इंफॉर्मेशन है कि ये जस्ट अगली लाइन में शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि जहां पैराग्राफ की जरूरत है वहां पैराग्राफ टैग लगाएं। BR 2 भी लगा सकते हैं, कई बार बहुत ज्यादा स्पेस देने होते हैं तो हम इसी टैग को 2-3 बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक अप्रोच है, पर ऐसा तभी किया जाता है जब ज्यादा ही जरूरी हो जाए। अदरवाइज हम नॉर्मली पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ से फिनिश करते हैं। BR कई बार 2 इमेजेस को सेपरेट करने के लिए भी किया जा सकता है, 2 टेबल्स को सेपरेट करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, अपने अलग अलग यूज है, जब आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो समझ में आएंगे सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। HR टैग। HR इज बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हम एक लाइन लगा देते हैं, करके दिखाता हूं। ये भी सिंपल HR इस तरह से यूज किया जा सकता है। ये देखिए, ये लाइन आ गई। ठीक है, सो दिस इज सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई फंडा नहीं है, वेरी बेसिक। आगे हम बात करते हैं डिव एंड स्पैन्स की।
इसको समझाने के लिए मैं वापस से एमएस वर्ड पर आता हूं, क्योंकि एमएस वर्ड में भी इस चीज की इंपॉर्टेंस है। ये एक पैराग्राफ है जिसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ये वाला। ठीक है, किस तरह से गया है? ये पूरे एरिया पे हाईलाइट हो गया स्क्वायर में। अगला पैराग्राफ मैं लेता हूं और इस पे मैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर देता हूं। ऊपर वाला डिव है, ये स्पैन है, ध्यान रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस? सेम ही कलर कर देते हैं। अब देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिव पूरे स्क्वायर की या पूरे रेक्टेंगल की सिलेक्शन करेगा। अगर डिव में आप कोई भी स्टाइल लगाएंगे, कलर लगाएंगे, बॉर्डर लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, वो पूरे पर काम करेगा। स्पैन सिर्फ और सिर्फ जहां जहां टेक्स्ट है या जहां जहां कोई एलिमेंट है उसके बैकग्राउंड को चेंज करेगा, खाली स्पेस को छोड़ देगा। That is the basic difference between div and span. Clear है? So div is basically a division and span is used to group inline elements in a document. एक लाइन में जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करता है। तो ये बॉडी एलिमेंट्स हैं मेन में। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पर हमने मेन बॉडी एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, आगे आता है इमेज एलिमेंट्स। इमेज कैसे लगाई जाती है, सोर्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गूगल करते हैं कोई अच्छी सी इमेज। अब यहां बहुत सारी बातें हैं जो आपको लिख लेनी चाहिए। इमेज एलिमेंट, इमेज टैग अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बड़ी सारी चीजें ध्यान देने वाली है। नंबर 1, इमेज का सोर्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यहां अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, ये इमेज है, इसको मैं व्यू इमेज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखें इमेज का एक्चुअल सोर्स क्या है, ये है, जिसमें लास्ट में .jpeg या .png या .zip, नॉर्मली 4 ही एक्सटेंशन है एक इमेज की। इमेज की 4 ही एक्सटेंशन है बेसिकली। वन इज .jpg, .jpeg, .png एंड .gif। इमेज टैग के अंदर ये 4 ही एक्सटेंशन यूज हो सकते हैं। एक्सटेंशन समझते हैं? ये देखिए इसके आगे .png लगा है। png उस टाइप की इमेज को कहते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें बैकग्राउंड में। अभी यहां इसमें तो मैं श्योर नहीं हूं ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। कोई इमेज में आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसी इमेज का फायदा ये होता है कि जिस भी चीज के ऊपर रखेंगे साइडों में से बैकग्राउंड भी नजर आता है, पूरा व्हाइट नहीं नजर आता। ठीक है,
तो ट्रांसपेरेंसी सिर्फ और सिर्फ पीएनजी इमेज के अंदर ही स्टोर की जा सकती है। हम फोटोशॉप में बना भी सकते हैं, फोटोशॉप भी हम इसमें करेंगे इस कोर्स के अंदर, थोड़ा बहुत जितना हमें जरूरत होता है। ये देखिए, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट इमेज है। बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा, ये इमेजेस बनी हुई हैं और बैकग्राउंड में व्हाइट नहीं है। जिस भी चीज के ऊपर रखेंगे बैकग्राउंड उसका नजर आता रहेगा। ठीक है, जैसे ये कप है, इसके ऊपर रख दिया तो इसके ऊपर बैकग्राउंड का हमें नजर आ रहा है, दैट इज पीएनजी। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेजेस होती हैं। जेपेग एंड जेपीईजी सेम ही होते हैं, जनरल इमेजेस होती हैं, एक ही बात है। और जीआईएफ कुछ एनिमेशन वाली इमेजेस होती हैं। आप देखते हैं व्हाट्सएप पर भी अब जीआईएफ आने लग गई है। एक कार्टून है, वो एनिमेट हो रहा है, डांस कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन आता है ना जीआईएफ इमेज, आप टिक करते हैं तो एनिमेट करने लगता है। ठीक है, तो ये एनिमेशन होती है इसमें। जी जिप भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से बनाई जाती है जिप। तो आ जाइए, अब हम इमेज लगाना में आपको बताएंगे कि इमेज किस तरह से लगाई जाती है। इमेज लगाने के लिए आपको टैग लेना है IMG, ठीक है, स्पेस SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू लगाना है, डबल कोट लगाना है। ठीक है, एक ओपनिंग कोट है, एक क्लोजिंग कोट है। इमेज का सोर्स आइडेंटिफाई करेंगे, इमेज पड़ी कहां है। फॉर एग्जांपल ये एक छोटी सी इमेज है, राइट क्लिक करते हैं, व्यू इमेज करेंगे। देखें लास्ट में ये .png लगा है और ये पूरा एक URL है, यानी ये करेक्ट सोर्स है इमेज का। ठीक है, इमेज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर पड़ी है उसी लोकेशन का ही लिंक लगेगा, तभी काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं और काफी टाइम लग जाता है उनको ये समझाने में कि इमेज का सोर्स कैसे आइडेंटिफाई करें। बड़ा आसान है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मैंने क्या किया, इस दोनों कोट के बीच में लगाया, ध्यान रहे। ठीक है ना, इस कोट के बाद नहीं लगाया, यहां पर लगाया। यहां पर मैंने उस सोर्स को पेस्ट कर दिया। क्लियर, और कंट्रोल S किया। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इमेज आ गई। ठीक है, अब ये तो बात होगी जब इमेज हमारे पास ऑनलाइन पड़ी है। आपको अपने कंप्यूटर में से इमेज लगानी है, तब कैसे करेंगे। ठीक है, जब आपको अपने कंप्यूटर में से इमेज लगानी है तब आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं डेस्कटॉप देखता हूं, अपना डेस्कटॉप में मेरी कोई इमेज पड़ी होगी, लेट्स सी। ये एक इमेज पड़ी है, या छोड़िए मैं नेट से ही डाउनलोड करता हूं और एक आसान सी इमेज लगाता हूं। इस इमेज को सेव इमेज एज, मैं डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर लेता हूं इजी HTML के नाम से, इजी HTML। अब यहां हम अक्सर गलतियां करते हैं। क्या गलती करते हैं, इमेज में कई बारी स्पेस होता है। ठीक है, जिस स्पेस को ब्राउजर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कई बारी। अब वो अलग अलग तरह के सिनेरियोस हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसका क्या हल है। ठीक है, easy HTML.png में ये सेव हुई है। एक्सटेंशन देख लेना जरूरी है कि उसकी एक्सटेंशन क्या बनी है। easy HTML.png देख पा रहे हैं, .png।
अब कई बारी कंप्यूटर की एक्सटेंशंस हिडन होती हैं, फाइल नेम एक्सटेंशंस नहीं दिख रही होती। अब क्या होगा, हम अक्सर कंफ्यूज रहेंगे कि इसकी एक्सटेंशन क्या है, इजी HTML, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन इमेज अगर आप डायरेक्ट लगा देंगे ये काम नहीं करेगी, क्योंकि HTML में इमेज लगाने के लिए इसकी एक्सटेंशन पता होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ऐसे नहीं काम करेगी। एक्सटेंशन कैसे पता करेंगे? दो चीजें, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये लिखा है .png, ठीक है, या तो ऐसे करेंगे या कंप्यूटर खोले, अपनी फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे, कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में जाएंगे, अगर विंडोज 10 है तो व्यू पर जाएंगे और फाइल नेम एक्सटेंशन के आगे टिक लगा देंगे। इससे क्या होगा कि उसकी एक्सटेंशन हमें बाहर ही दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर ये टिक नहीं लगा तो उसकी प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा और तब देखना पड़ेगा कि एक्सटेंशन क्या है। अगर ये टिक लगा हुआ है तो उसकी एक्सटेंशन हमें बाहर ही दिखती रहेगी, ठीक है। एक तरीका ये है। अगर विंडोज 7 है तो विंडोज 7 का यहां से आता है, फाइल पे आप क्लिक करते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं, फिर व्यू में आप जाएंगे और यहां पर हाइड एक्सटेंशन के आगे से टिक हटा देंगे तो उन फाइल्स की एक्सटेंशन नजर आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये पूरी इमेज का नाम है easyhtml.png। अब एक और ध्यान देने वाली बात है, क्या ये काम करेगी? ट्राई करते हैं तभी पता चलेगा। अब यहाँ कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात, कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, जहां पर HTML पड़ी है इमेज भी वहीं पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे HTML फाइल हमारी डेस्कटॉप पर पड़ी है, HTML class2.html के नाम से, तो इमेज भी वहीं पड़ी होनी चाहिए easyhtml.png के नाम से। नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इमेज भी वहीं पड़ी होनी चाहिए जहां HTML फाइल पड़ी है। easyhtml.png, इसको हम यहां लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। और इसको हम ब्राउजर में खोलते हैं। ये आ गई, डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। 1 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, 5 मिनट फेसबुक पे लाइव भी कर दें।
सो वेलकम बैक। तो अभी तक हमने बताया कि ये किस तरह से इमेज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका सोर्स। अगर वो सेम लोकेशन पर पड़ी है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब उसमें स्पेस होता है, पहली चीज। यहां पे प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि क्या होता है, इमेज में स्पेस है और आपने स्पेस नहीं लगाया। ठीक है, राइट क्लिक करके व्यू इमेज करते हैं, सब ओके चल रहा है, इजी स्पेस HTML आ गया। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्पेस है और स्पेस दिया नहीं, या स्पेस नहीं है और स्पेस दे दिया, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो इस चीज का एक ध्यान रखना है। अगली चीज, जब ये दोनों चीजें अलग अलग जगह पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल इस फाइल को मैं कहीं और शिफ्ट कर देता हूं, HTML क्लास 2 इसको मैं कट करके मैं किसी और प्लेस पर शिफ्ट कर देता हूं, ट्रेनिंग में मैं डाल देता हूं। अब क्या उठाएगा इमेज को? नहीं आ रही। रीजन, अब वहां पे आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि इमेज क्यों नहीं आ रही। ये इमेज का आइकन बन जाता है, ब्रोकन इमेज का आइकन है। राइट क्लिक करेंगे, व्यू इमेज करेंगे, देखिए ये ढूंढ कहां पर रहा है, ये ढूंढ रहा है डी ड्राइव में, इजी HTML के नाम से ढूंढ रहा है। फाइल कहां पड़ी है? डेस्कटॉप पे। डी में तो पड़ी नहीं, समझ में आई? तो हम पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में इमेज ढूंढी कहां जा रही है। स्टेप बाय स्टेप चलें तो चीजें बड़ी जल्दी क्लियर हो जाती हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा ट्रबल शूटिंग में और यहीं अटके रह जाएंगे। तो पहला स्टेप हम ये देखें कि एक्चुअल में ये फाइल ढूंढ कहां रहा है। अब हमें पता चल गया कि फाइल तो गलत जगह ढूंढ रही है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस फाइल का लोकेशन कहां पर है। अब जैसे डेस्कटॉप पर है, ये पड़ी है फाइल। ठीक है, यहां पे क्लिक करते हैं, URL बार पे हमने क्लिक किया, जो भी इसकी लोकेशन है उसको कॉपी कर लिया और हमने इसमें डाल दिया। एक बार उसी फाइल को वापस से नोटपैड प्लस प्लस में खोल लेते हैं, HTML क्लास 2 एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। इससे आगे ये लोकेशन का नाम आना चाहिए था। ठीक है, और एक स्लैश लगना चाहिए था। ठीक है, यानी डेस्कटॉप के अंदर easyhtml.png। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये अभी भी काम नहीं करेगी। रीजन, नहीं कर रही काम। रीजन क्या है? व्यू इमेज, सोर्स देखिए क्या आ रहा है, डी ड्राइव में डेस्कटॉप ढूंढ रहा है। समझे? एक्चुअल में डेस्कटॉप के नाम से कोई भी डायरेक्टरी फिजिकल डायरेक्टरी नहीं है, ये एक रेफरेंस डायरेक्टरी है, एक शॉर्टकट है। उसकी एक्चुअल लोकेशन कहां है वो हमें देखना है। डेस्कटॉप C ड्राइव के अंदर जाके किसी डायरेक्टरी में होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है, वो भी माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेस्कटॉप के नाम की एक डायरेक्टरी होती है, जिसको हमारा ब्राउजर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इससे बढ़िया ये है कि आप इस इमेज को यहां से पिक करके
किसी ऐसी डायरेक्टरी में रखें जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके। डेस्कटॉप और माई डॉक्यूमेंट्स ये दो प्राइवेट डायरेक्टरीज हैं, ब्राउजर डायरेक्टरीज नहीं है। ब्राउजर इनको कभी नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, ठीक है, ये हमेशा प्राइवेट डायरेक्टरीज होती हैं। मैं इस इमेज को मूव करके करना चाहूं तो मैं डी ड्राइव में भी कर सकता हूं मूव, लेकिन फिर हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे जो सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसको सी में डाल देता हूं। ठीक है, मैंने सी में डाल दिया और यहां से इस लोकेशन को कॉपी कर लिया। ये जो लोकेशन है इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। जो यूआरएल बार है उस पर क्लिक किया और उसको कॉपी कर लिया। यस, और इसको मैं सेव कर लेता हूं। अब इसके काम करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी भी ये काम नहीं कर रही है क्योंकि इसको इस फॉर्मेट में डाटा चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट आप ऊपर से देख रहे हैं, फाइल, उसको फाइल आइडेंटिफाई करनी है। फाइल सी ड्राइव easy html.png, कंट्रोल एस, अब आ गई, ठीक है। यानी इमेज जहां पड़ी है आप उसका एग्जैक्ट पाथ आपको लोकेट करना पड़ेगा। उसका सोर्स क्या है वो जब तक आप नहीं डिस्प्ले करोगे सही तरीके से तब तक इमेज नहीं चलेगी, ठीक है। सिचुएशन नंबर 1, फाइल उसी डायरेक्टरी में पड़ी है जिसमें HTML पड़ी है तो तुरंत उठ जाएगी। सिचुएशन नंबर 2, फाइल अलग डायरेक्टरी में पड़ी है तब आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। सिचुएशन नंबर 3, फाइल इंटरनेट पर पड़ी है, ठीक है, उसका पूरा यूआरएल कॉपी करेंगे, आप डाल देंगे। सिचुएशन नंबर 4 जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, सिचुएशन नंबर 4 क्या हो सकती है, फाइल आपकी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में किसी फोल्डर में पड़ी है जहां पर HTML फाइल पड़ी है, ठीक है। अभी हम एक फोल्डर ही बना लेते हैं, न्यू फोल्डर HTML ट्रेनिंग। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको भी मैं मूव कर लेता हूं HTML ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। और सी ड्राइव में से इस इमेज को मैंने मूव किया यहां पर। अगर ये यहीं पर ही पड़ी है इकट्ठे तो सीधा इसका नाम दोगे चल जाएगी, इमेज आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगर यहां पर एक फोल्डर बन गया इमेजेस के नाम से, ठीक है, और ये फाइल इस फोल्डर के अंदर पड़ी है तो क्या करेंगे आप, पहले उसको खोल लें। आपको ये पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इमेजेस का फोल्डर है कहां, उसी डायरेक्टरी के अंदर जिसमें HTML फाइल है, ठीक है, स्लैश उसके अंदर easy HTML के नाम से एक फाइल पड़ी है, ठीक है।
फिर से वो इमेज डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, कितनी सिचुएशंस होगी? 4। एक सिचुएशन और होती है जिसको हम अभी नहीं डिस्कस कर सकते, उसको हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम ऑनलाइन ब्राउजिंग करेंगे, जब ऑनलाइन हम इस वेबसाइट को होस्ट करेंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि फाइल रूट डायरेक्टरी से लिंक्ड है, यानी रूट डायरेक्टरी में पड़ी है। ठीक है, वैसे करना चाहें तो कर भी सकते हैं, पर इसमें दिक्कत आएगी, वो लोकल होस्ट पे चलता है। तो 5 सिचुएशंस है, मैं इनके नाम लिख रहा हूं। सिचुएशन 1, इमेज सोर्स। ठीक है, इमेज सोर्स में सिचुएशन 1 क्या है? when file is when image is in the same directory, image is in same folder of HTML फाइल, जिस फाइल में इमेज है उसी में ही HTML है। ठीक है, सिचुएशन 2, when image is in a folder but in the same directory of HTML file। ठीक है, सिचुएशन 3, when image is in completely different directory। Situation 4, when image is hosted online। and situation 5, एक और सिचुएशन आएगी, when image is located on root directory of server /localhost /IP address, located in reference of। ठीक है, तो ये 5 सिचुएशंस हैं इमेज लिंकिंग की, और यही 5 ही सिचुएशन आपको हाइपर लिंकिंग में भी काम आएंगी। जब हम हाइपर लिंकिंग करेंगे उसमें भी यही होगा, इमेज / हाइपरलिंक सोर्स। ठीक है, इमेज / हाइपरलिंक कर लो इन सबको। जब हम आगे पेजेस को आपस में लिंक करेंगे तब भी यही सब चीजें काम आने वाली हैं, इसको बड़े अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो सिचुएशन 1 में हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन बताओ। जस्ट कीप द नेम, सेम नेम रखते हैं, इमेज और फाइल। ठीक है, जो भी इमेज या फाइल का नेम है विद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन देनी जरूरी है। ठीक है, जब वो किसी दूसरे फोल्डर में है तब क्या होता है? put the name of folder / name of file या image। ठीक है, विद एक्सटेंशन, विद एक्सटेंशन तो हर जगह देना ही देना। सिचुएशन 3, जब बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्टरी है तब आइडेंटिफाई द रियल सोर्स
of image slash file and put it exactly सेम वैसा का वैसा आप उसको डालेंगे, ठीक है। जब ऑनलाइन है तो आप एज इट इज लिंक उसका डालेंगे, is link of image copied and pasted from source, or situation 5, when image link is located in reference of root directory of server, solution, put a slash before the name of folder, we will do it practically later on web server, ठीक है। वेब सर्वर पर हम इसको बाद में करेंगे, ओके। लिख लिया, चलिए। तो आज हमने अभी तक पढ़ा बॉडी एलिमेंट्स और इमेज एलिमेंट्स, ठीक है। आई थिंक वी शुड क्लोज द सेशन नाउ, इट्स हाई टाइम। बहुत ज्यादा कर लेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इस चीज की, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस। अभी मैं सभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आप लोग अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। मैं अभी आपकी परमिशन हटा रहा हूँ अनम्यूट करने की। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट सर, एक एक करके आप पूछें। मैं आप लोगों को अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूं, आप खुद से अनम्यूट करें, रेज हैंड करें और अपना क्वेश्चन रेज करें। यस सर, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, भाग्यश्री कंप्यूटर से आप पूछना चाह रहे हैं ना? यस सर। हाँ जी, पूछिए। सर एक्चुअली मैंने आज सेशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट लिया है, तो क्या मैं इसके लिंक या फिर इसके ई बुक्स वगैरह कुछ रिसीव हो जाएंगी? बिल्कुल सर, ये रिकॉर्डिंग शाम तक शेयर कर दी जाएगी। ओके, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा सेशन को लेट स्टार्ट मैंने ज्वाइन किया है। एक्चुअली मैं कुछ अर्जेंट काम से था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये रिकॉर्डिंग अभी हम शेयर कर देंगे ऑनलाइन डालकर, इसको लिंक शेयर हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, रिपीट हो सकता है ये। तो ये हमें मेल के थ्रू मिलेगा या व्हाट्सएप में? सर बस व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल देंगे इसका लिंक, आप चेक कर सकते हैं। ओके सर, और नेसेसरी कोई रिक्वायर्ड हेल्प होगी तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनी अदर पार्टिसिपेंट? प्लीज बताइए, और कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज बताइए। चलिए, ऐसा लगता है कि नो वन हैज एनी क्वेरी। वी आर क्लोजिंग द सेशन फॉर टुडे। और जितना आज बताया उसका आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दी जाएगी और आप अपने घर पे बैठ के रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Okay.